तो आपको मेरी तरफ से प्यारी सी नमस्कार। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और मैं बलवंत सांड एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं साइंस गुरु बलवंत पे। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, मेरा भी दिल करता है पढ़ाने का और मस्त पढ़ाने का। ठीक है, जैसे जैसे ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे मैं उतना ज्यादा डीप चला जाऊंगा। टेंशन मत लेना, रिस्पॉन्स देना बंद मत करना। आप लिख सकते हो सर, डीप ज्यादा नहीं जाना है इससे। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में, यानी रोग जो हैं उनके बारे में। और ये कैंसर रोग मैंने स्पेशल इसका एक लेक्चर इसलिए बनाया क्योंकि हम हर दिन ऐसा दिन नहीं जाता जब हम नहीं सुनते भी किसी को कैंसर का नाम नहीं सुनते। तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से छोटा सा शॉर्ट सा समझाने की कोशिश करूंगा भी किस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हो भी कैंसर रियल में है क्या। आप शब्द सुनते हो क्योंकि आप फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको नॉर्मल सी बातें पता होनी चाहिए जो समाज के अंदर रोजाना घटित होती है। कोई भी डिजीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डॉक्टर तो नहीं बनना, हमें दवाई वगैरह नहीं लेनी इसकी, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कैंसर रियल में है क्या, चीज क्या। बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको ज्ञान होना चाहिए इतना। आपसे पूछ ले आपको पढ़ाया है तो कैंसर बताओ क्या है। ठीक है, कैंसर कैसे होती है आपके दिमाग में हमेशा रहता है गुटखा खाने से कैंसर होती है। इस बेचारी औरत ने गुटखा तो कभी खाया ही नहीं था, हुक्का नहीं पिया था बेचारी ने, स्मोकिंग वगैरह नहीं की थी, उसको ओरल कैंसर कैसे होगी। ठीक है, तो कैंसर का कारण रियल में निकोटीन वगैरह ही नहीं है, वो है तो सही लेकिन वो ही नहीं है, उसके अलावा बहुत से कारण है। आप दंग रह जाओगे जान के। ठीक है ना, कैंसर किस प्रकार से हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। ठीक है, तो एक बात याद रखो, आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना कोई भी, तो आपके लिए इस लेक्चर में से 10 या 15% ऐसा होगा जो आपके पेपर के लेवल का होगा, उससे बाहर होगा सारा का सारा। लेकिन आप इस लेक्चर को तब देख सकते हो जब आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए रियल में कैंसर क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक समाज में रहते हैं तो छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। फिर बायो पढ़ रहे हो ना, तो फिर मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने में जाता क्या, आप लेक्चर को देख ले, बस लेक्चर को देख ले, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बनाए तो अच्छी बात है। ठीक है, यानी 10-15% तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में मैं डिनोट करके बता दूंगा ये स्पेशल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इलाज के बारे में कोबाल्ट 60 कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या होता है, कैंसर किस प्रकार का रोग है, कैंसर क्या है, कैंसर रियल में है क्या। तो यहाँ से 10-15-20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बनते ही बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो थोड़ा सा अप होगा। अप का मतलब आपको नॉलेज देनी है। आज मेरा टारगेट यही है भी आपका कैंसर वाला फंडा है ना, इसको दिमाग से डाउट खत्म करने हैं इसके। आज के बाद आप मस्त, किसी को कोई पूछेगा ना कैंसर क्या है तो आप बता दोगे। ठीक है ना, पढ़ा हूं मैं कैंसर के बारे में, डॉक्टर बने हम। ठीक है, डॉक्टर तो नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपके डाउट क्लियर कर देगी बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, 4 बातें आपको इस प्रकार से समझनी है। देखो, एक हमेशा कोशिका होती है, कोई भी संजीव है उसके अंदर क्या मिलती है, हमें कोशिका मिलती है। आपको पता है, मैंने बताया था कुछ तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन वगैरह बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उनसे मिलकर बनती है आपकी कोशिका। कोशिका से मिलकर टिश्यू बनते हैं, ऊतक से मिलकर आपके शरीर में क्या बनते हैं, मसल्स, फिर ऑर्गन बनते हैं, यानी अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, आपका शरीर पूरा तैयार होता है। यानी सबसे छोटी इकाई है ना हमारे शरीर की, वो क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका, हमारी प्यारी सी कोशिका है। इसके बिना हमारा कोई महत्व ही नहीं, सीधी सी बात ये। ठीक है ना, तो इसलिए इसे क्या कहा, आधारभूत इकाई हो कहा जाता है। ठीक है, बेसल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है इसे। एक बात तो ये हुई। अब कोशिकाओं से ऊतक की बात छोड़ दो। कोशिकाएं क्या होती है, अब आपके शरीर में कहीं पे चोट लग गई मान लो, तो चोट लगने पे थोड़े दिन बाद वो भर जाती है, ब्लड क्लोटिंग होती है उसकी, ब्लड क्लोटिंग होने के बाद वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, यानी बाउंड हील हो जाता है। ठीक है, जो बाउंड हुआ था वो क्या हो गया, भर गया। यानी वो भरा कैसे, तो वो कैसे भरता है मैं बताता हूँ। कोशिका क्या करती है, ये कोशिका टूट जाती है बेचारी, क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी टूट कर ये क्या बनाती है, टू डॉटर सेल बनाती है, आपको 2 पुत्री कोशिका बनाती है। पुत्र नहीं बनाती, पुत्री बनाती है। कोशिका हमेशा पुत्री रहती है। ठीक है, पुत्र नहीं बनाती है। ये इसे कोशिका को क्या, क्योंकि ये जन्म देने वाली इसलिए इसे मदर सेल कहा गया। ठीक है, और ये डॉटर है।
ठीक है, उत्तरीय। और टूटने को कहा गया सेल डिवीजन। बस ये तो बात थी। यानी एक कोशिका से विभाजित होती है, 2 कोशिकाओं में टूट जाती है। और वो बात कब होती है? जब आपका माइटोसिस होता है। याद रखना इस बात को, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन वाला चैप्टर 1 है शायद आपका, ठीक है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका कितने भागों में टूटती है? 2 भागों में टूटती है, ठीक है। विभाजन नाम ही है तो सम का मतलब 2, सम का मतलब 2, समसूत्री विभाजन 2। यानी ये कोशिका जब 2 भागों में टूटती है, नॉर्मल है ये कोशिका कौन सी है? नॉर्मल कोशिका है। ये आराम से हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं है। ये 2 भागों में टूट रही है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये हो जाए एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब हो जाए ये असाधारण हो जाए, इसके अंदर कोई ऐसी चीज घुस जाए जो इसकी नॉर्मलिटी को क्या कर दे? क्या कर दे? डिसऑर्डर कर दे, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस कर दे, इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी कर दे इसको। तो क्या होगा फिर? ये कोशिका 2 भागों में टूटेगी, पता नहीं कितने कितने भागों में टूटना शुरू कर देगी। 2 फिर 2, ये आगे 2 की 4, 4 की 8, ठीक है, 8 की 16, इस प्रकार से टूटना शुरू कर देगी। तो ये नॉर्मल वाला ही फंडा, नॉर्मल से अब नॉर्मल होना, और उसके बाद कोशिका विभाजन जो है उसका लगातार चलना। यानी आपके शरीर में कोई चोट लगी हो, कोशिकाओं की जरूरत हो ना हो, ठीक है, कोशिकाएं टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, और यानी सेल डिवीजन करती जा रही है, सेल डिवीजन होता जा रहा है। एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो गया तो वहां क्या हो जाएगी? गांठ हो जाएगी। यानी एक कोशिका आपके इस जगह को भरने के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे फालतू होगी तो यहाँ क्या होगी आपके? आप जिसे क्या बोलते हो? ट्यूमर बोलते हो, गांठ बोलते हो। यानी मासेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लंप बनने शुरू हो जाएंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? कैंसर का स्टेज 1 बोलते हैं। किस प्रकार से? देखो, तो कोशिका के बारे में हमें पता होना चाहिए। कोशिका, दोबारा सुन लो, एक स्पष्ट सी बात है। कोशिका क्या करती है? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, या किसी भी चोट वगैरह को ठीक करने के लिए, या किसी भी नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए इसके अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। यानी कोशिका एक टूट के 2 कोशिकाएं बनाती है जब समसूत्री हो, और ठीक है, समसूत्री समझ लो, आज बाद में समझा दूंगा, ठीक है, अर्धसूत्री। अब इन 2 कोशिकाओं का क्या होगा? अब 2 कोशिकाएं आगे ज्यादा जरूरत है। जैसे आप बचपन में आप एक कोशिका से शुरू हुए थे, एक कोशिका स्पर्म थी, एक थी ओवम, दोनों के न्यूक्लियस मिले थे, फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक नई कोशिका का निर्माण हुआ था, जाइगोट। आप में इतनी जो अरबों कोशिकाएं कहां से बनी? तो वो किससे बनी? सेल डिवीजन से बनी। सेल डिवीजन हुआ, नॉर्मल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल होता रहेगा, नॉर्मल चल रहा है। आपको ग्रोथ चाहिए, आपकी हड्डियां मतलब टूट गई तो उसको भी रिपेयर करने के लिए चाहिए, आपके मसल्स हो गए, आपका मांस फट गया कहते हो, वो हो जाए, चोट लग जाए, उनको लिए, यानी सेल डिवीजन चाहिए हमें, इसके बिना जीवन संभव नहीं। लेकिन यह चीज जब अति हो जाए कोई चीज की तो वो नुकसानदायक होती है। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन ही तो क्या है? कैंसर, ठीक है ना। आप यहाँ कहोगे ये डिजीज कौन सी है? एक्वायर्ड डिजीज है। कैंसर क्या है? एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, ठीक है, उपार्जित। एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है जेनेटिकल, ठीक है। जेनेटिकल यानी अनुवांशिक वो होती है जो आपके जन्म के साथ है। उपार्जित यानी उपजी है, ये उपार्जित, जन्म के बाद उपजने वाले। वो कैसी हो सकती है? कम्युनिकेबल भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है, संक्रमित और असंक्रमित। तो ये बीमारी छूने से फैलने वाली नहीं है, संक्रमण से नहीं होता, यानी मक्खी मच्छर इधर उधर लेके नहीं जा सकते, क्या इसके कारण को, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल है। कैंसर वाले को हाथ लगा दोगे आपको बीमारी होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है कि हाथ लगाने पर कैंसर हो जाए, क्योंकि ये कौन सी बीमारी है? नॉन कम्युनिकेबल। उसके बाद अब नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर मैंने अभी बात बताई, ये सेल है, उसके अंदर इतनी ज्यादा क्या हो जाने लग जाए? सेल डिवीजन होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब ये भी आगे आगे टूटेंगे, ये भी 2 में टूट गया, ये भी 2 में टूट गया, ये भी 2 में टूट गया। ये स्पीड बढ़ रहा है, यानी आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है? सेल जो है, सेल नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। सेल नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या नहीं है? जरूरत ही नहीं है इनको बढ़ने की भी। तो ये किस, अगर आपको जरूरत ना उसके बावजूद सेल नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, यानी असामान्य कोशिका विभाजन हो रहा होगा शरीर के अंदर। कोशिका विभाजन से क्या होगा? बहुत ज्यादा
कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, हमारे शरीर के अंदर पहले स्पेस नहीं था तो वो क्या होगा, एक गांठ का रूप ले लेगा, उसे ही तो क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ भी हो जाएगी। मान लो सेल की ग्रोथ है, सेल ये था, अब इसकी ग्रोथ ये होगी, ज्यादा बढ़ गया ये, इसको जरूरत नहीं थी, इसके पास वाला भी ऐसे बढ़ गया, यानी जगह आपके पास कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, और कोशिकाएं इतनी बड़ी होगी मान लो, तो ये क्या करेगा, फिर एक नई चीज का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एबनॉर्मल सेल डिवीजन या ग्रोथ है, वही तो कैंसर है। कैंसर कुछ नहीं है, कैंसर बहुत कुछ है। कैंसर बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि कैंसर क्या है, हमारे शरीर की गांठ होती है, उसके अंदर जो कोशिका है उसका बहुत ज्यादा फैल जाना, या उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन होते रहना, कोशिका विभाजन होते रहना। क्लियर है बात क्या? ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन जो है वो क्या है, कैंसर का कारण है। ठीक है, एंड कंट्रोल माइटोसिस, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माइटोसिस समसूत्री विभाजन क्या था, समसूत्री, यानी कंट्रोल नहीं है उसका, कोई भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। नॉर्मली सेल में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन नाम का एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन, यानी इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, कोई चीज को इनहिबिट करना। ठीक है, मतलब बाधित करना। तो कांटेक्ट, दूसरे सेल के कांटेक्ट में रहती है ना कोई कोशिका, तो वो ये सोचती है उसे मतलब सेल डिवीजन कितना करना है, एक दूसरे के हिसाब से करती है वो, यानी सेल डिवीजन जब जरूरत ना हो तो वो नहीं करती, वो जी नोट फेज में रहती है। यानी जी नोट का मतलब है रेस्टिंग फेज या आराम का फेज होता है कोशिका का, डिवीजन करने के बाद आराम करती है। आराम का मतलब है वो अभी नई कोई भी प्रोसेस नहीं कर रही सेल डिवीजन के लिए। सेल साइकिल पढ़ा होगा ना, कोशिका चक्र पढ़ा हो तो आपको पता हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, अनकंट्रोल माइटोसिस है, यानी अनियंत्रित समसूत्री विभाजन का कारण क्या है, कैंसर। ठीक है, सारी बातें बता दूंगा, टेंशन लो। ये शब्द लैटिन और किसी ग्रीक भाषा से है, यानी कैर्किनोस और कैंसरम। कैंसरम कैर्किनोस का मतलब होता है क्रेब, क्रेब का मतलब होता है कि झुंड, जो मतलब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या, क्रेब, क्रेब का मतलब है कि झुंड। ठीक है ना, झुंड का मतलब है एक ऐसा झुंड जो क्रेब, जो जिसके लिए स्पेशल प्रयोग किया जाता है ना, वो झुंड के लिए तो अलग शब्द भी प्रयोग होते हैं, लेकिन क्रेब उसके लिए किया जाता है जो एक स्थान पर ही रहता है, उस स्थान को छोड़ने की कोशिश नहीं करता कभी भी। ठीक है ना, वो इसे लीव नहीं करता, तो उसे बोला जाता है क्रेब। ठीक है, तो इस कैंसर शब्द का मतलब है क्रेब, झुंड, यानी हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाओं का झुंड जो क्या है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, या तो डैमेज सेल हो सकते हैं या एबनॉर्मल सेल डिवीजन वाले सेल हो सकते हैं। उनका झुंड जो एक अंग को पकड़ लेते हैं ना, तो उस अंग को छोड़ने का नहीं है, छोड़ने का नहीं है, समझ में? यानी उस अंग पर है। जैसे लीवर को कैंसर हो गई मान लो, ठीक है, लीवर को अगर कैंसर हो गई तो लीवर को तो नहीं छोड़ेगी, वो और जगह फैला सकती है, लीवर को छोड़ने का नहीं है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेब बोलते हैं उसे। तो कैंसर क्या है, उसी अंग को इफेक्ट करती है, उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करती। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ क्या है, कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी, यानी कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आप इस बात को याद रखोगे, कैंसर का बहुत ही खतरनाक है, कैंसर वायरस से भी हो सकती है, बता देता हूं आपको। ठीक है, ये क्या है, कैंसर। तो कैंसर को इस प्रकार से याद रखोगे। दो तीन बातें और है, इस बात को भूल जाओ। कैंसर होती क्या है, तो एबनॉर्मल यानी बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होने से क्या है, हिंदी में आप लिख तो यहां पे अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या है, कैंसर है। ठीक है, कैंसर के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का। ठीक है, और इस नाम कहां से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया और लैटिन भी लिया गया, दोनों को लिया गया। कहां पे, किस प्रकार से लिया गया, जिस बस इस शब्द का मतलब होता है क्रेब, यानी एक झुंड, जो ऐसा झुंड जो अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहता। उसी प्रकार ये भी कैंसर भी सेम है उसकी तरह, लाइक क्रेब, क्योंकि वो भी किसी भी अंग पर लग जाए ना, तो उस अंग को छोड़ने का नाम है नहीं लेती, छोड़ने का नाम नहीं लेती।
ठीक है, इस बात को याद रखो। कैंसर खतरनाक बीमारी है, मैंने आपके लिए बनाया था ये मौजी सा। आगे लिखा है कैंसर ऑक्यूर ओनली इन दोज सेल व्हिच अंडरगो सेल डिवीजन। यानी इसने एक बात कही है इंपॉर्टेंट सी, क्या कही है? एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, +2 का चैप्टर है, याद रखो इस बात को। ये कह रहा है जो कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं करती, कोशिका विभाजन नहीं करती, उनमें कैंसर नहीं हो सकता। जो कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं करते उसमें कैंसर नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है कैंसर ऑक्यूर्स ओनली इन दोज सेल व्हिच जो अंडरगो के सेल डिवीजन, यानी किसके अंदर आते हैं? जो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के अंदर जो सेल आते हैं उसके अंदर ही कैंसर हो सकता है, बाकी के अंदर नहीं हो सकता। तो आप कहो जी सेल डिवीजन तो न्यूरॉन के अंदर नहीं होता, और एक कार्डियक सेल भी है जी, या कार्डियो, यहाँ पे कार्डियोसाइट लिख लो, ये भी है जी। ये किसका है जी? ये हार्ट का। आपने सुना है हार्ट में कैंसर होगी कभी? आपने सुना है दिमाग में या न्यूरॉन में कैंसर होगी? यानी ब्रेन ट्यूमर जरूर सुना होगा, लेकिन वो ब्रेन ट्यूमर न्यूरॉन नहीं है, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ, न्यूरॉन में कैंसर नहीं मिलती सामान्यतः, आज तक जो देखा गया है न्यूरॉन के अंदर कैंसर नहीं होती, ठीक है? यानी हार्ट के अंदर भी कैंसर है नहीं होती, ठीक है? तो ये बात भी है बोल रहा है। देखो कार्डियक सेल मैंने लिखा है, कार्डियक किसमें पाए जाते हैं? न्यूरॉन सेल। देखो इसके अंदर कैंसर नहीं होती, यानी जो सेल कोशिका विभाजन करेंगे उसी में कैंसर हो सकती है, नहीं तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है? ये बात करिए। तीसरी बात क्या कहता है? सेल नेवर ऑक्यूर इन इन्यूक्लिएटेड सेल, यानी जिसके अंदर, इन्यूक्लिएटेड का मतलब है अकेंद्रित, अकेंद्रित यानी केंद्र जिसमें नहीं है, केंद्र न्यूक्लियस लेस कह सकते हो, जिसमें केंद्रक नहीं है उसमें भी क्या चांसेस नहीं है। कैन नेवर ऑक्यूर इन, अतर भी बोल देते हैं आप इसको, ठीक है ना? ये मत सोचना भी हाँ अलग अलग साइंस है भाई, स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, ये नहीं कहूँगा मैं, कहीं कहीं पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, साइंस पढ़ा रहा, तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, ना कि आपको राइटिंग करना है। अगर आप +1 2 के पेपर दे रहे होते हैं ना, या 10th के दे रहे होते हैं, तो स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है? गलतियां हो जाए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि साइंस की जो टर्म है ना वो आप सर्च करके देखना, आपको कितनी स्पेलिंग मिलेगी उसकी, ठीक है? लेकिन नॉर्मल रहता है, ठीक ही रहती है। कैन नेवर अकर इन इन्यूक्लिएटेड सेल, यानी केंद्र जिसमें नहीं है उसके अंदर भी क्या नहीं होती? कैंसर जल्दी से नहीं होती, ये बात कह रहा है। यानी आरबीसी के अंदर नहीं है, प्लेटलेट्स कैंसर नहीं है। आपने डब्ल्यूबीसी में कैंसर सुना है, लेकिन आरबीसी में सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा। प्लेटलेट्स में सुना है, कभी नहीं सुना, क्योंकि इसके अंदर सेल ही नहीं, क्या नहीं है? केंद्र की नहीं है, क्योंकि केंद्रक में क्या है? केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए, डीएनए में क्या है? सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन को कहा जाता है। और जीन के अंदर 2 जीन होते हैं, जीन जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन, ठीक है? इस बात को भी समझेंगे लोग जाओगे। कैन नेवर, यानी जिसमें केंद्रक नहीं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ये बात कहना चाह रहा है। क्लियर हुई बात? इस बात को अगर समझा दिया जाए इस प्रकार से तो कुछ नहीं रहता। आपके दिमाग का डाउट खत्म करना है मेरे को। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप लेक्चर को पूरा देखा करो, आराम से सुनते जाओ, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर ना हो तो बता देना, नो टेंशन। मैंने आपको एक बात बताई, हमारे शरीर के अंदर क्या है? कोशिका। आपका बॉडी जी, ऑर्गेनिज्म कोई भी है उसके अंदर क्या है? सेल है जी, और उसके अंदर सेल के अंदर क्या है जी? न्यूक्लियस है जी। न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर क्या है जी? डीएनए है जी, और डीएनए का एक सेगमेंट क्या है जी? जीन है। देखो जीन तक लेके आया मैं लास्ट, यानी जीन है, डीएनए का
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए किसके अंदर है, गुणसूत्र के अंदर है, गुणसूत्र यानी क्रोमेटिन बोलते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम बोलते हैं, वो बात केंद्र की थी आगे बता दूं। सेल कोशिका, कोशिका यानी हमारे शरीर के अंदर कोशिका तो है और उसमें क्या है, जीन भी। कब है जीन, जब उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस नहीं है ना तो उसके अंदर डीएनए भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, जीन भी नहीं होंगे। बात क्लियर, आरबीसी और प्लेटलेट्स उसमें क्या है, डीएनए वगैरह नहीं पाए जाते तो कैंसर नहीं होते। यानी डीएनए ही क्या है, कैंसर की जड़ है, ठीक है ना, डीएनए या जीन। तो डीएनए के अंदर जीन है। जीन दो प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूं। एक तो होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, और ऑन्को से आपको याद रखना है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ कैंसर को कहा जाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, देखो प्रोटो ऑन्कोजीन है काजिज ऑफ कैंसर। ये कैंसर का कारण है क्योंकि ये क्या करवाते हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल डिवीजन लिखो। प्रोटोऑन्कोजीन है ना, दो प्रकार के जीन, प्रोटोऑन्कोजीन 100 से ज्यादा देखे गए आज तक। प्रोटोऑन्कोजीन क्या करता है, सेल डिवीजन को रोकता नहीं है, वो चलने देता है, स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो ऑबनॉर्मल सेल डिवीजन क्या है, कैंसर हो जाएगा। तो प्रोटोऑन्कोजीन क्या है, कारण है कैंसर का। एंटी ऑन्कोजीन क्या करता है, एंटी ऑन्कोजीन कैंसर का कारण नहीं है, ये सेल डिवीजन को रोकता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये असाधारण कोशिका विभाजन को रोकता है, क्या करता है, ठीक है, सेल डिवीजन को रोकने का काम करता है एंटी ऑन्कोजीन। यानी आपके शरीर में कैंसर फैलाने वाले भी जीन और कैंसर रोकने वाले भी जीन, दोनों प्रकार के जीन हैं। कैंसर फैलाने वाला जीन है उसका नाम क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन है, उसका नाम क्या, प्रोटोऑन्कोजीन है। और कैंसर रोकने वाला जीन है उसका नाम क्या, ऑन्कोजीन है। तो यानी आपके डीएनए के अंदर क्या है, जो जीन है, जो क्या है, ऑन्कोजीन और प्रोटोऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन तो कैंसर को, एंटी ऑन्कोजीन देखो यहाँ पे, एंटी ऑन्कोजीन तो को क्या करेगा, कैंसर से रोकेगा और ये फैलाने का काम करेगा। दो बात आपके क्लियर होनी चाहिए। यानी आपके शरीर के अंदर ही छुपा बैठा है क्या, कैंसर फैलाने वाला जीन, ठीक है। क्योंकि काम जीन ही होते हैं ना, जीन के द्वारा सारा कुछ होता है। जीन ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जीन ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर लाभदायक है। यानी जीन से डीएनए, डीएनए फिर आरएनए, आरएनए क्या करेगा, आरएनए क्या करेगा, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा। अगर ये बात आपको पता चली, ठीक है, तो अब एक बात और याद कर लो, ये ऐसे नहीं होता अभी प्रोटोऑन्कोजीन अपने आप फैलाना शुरू कर देगा, इसके साथ आप छेड़खानी करते हो। क्या करते हो, आप छेड़खानी करते हो। जब किसी को छेड़ा जाता है ना, आप सांप चलता जा रहा, आपने कभी ऐसे करके आके डसा है क्या, नहीं डसता ना, आपने उसको छेड़ा तो डसने के कारण बन सकता है। तो आप भी सेल को छेड़ रहे हो बार बार ना, तो इसका मतलब, ठीक है, टपेड़े भी लग जाते हैं। इस बात को यहाँ पर समझना है आपको, कैंसर क्या है। जो कैंसर को फैलाने वाली चीजें है ना, उन्हें बोला जाता है कार्सिनोजन। क्या बोला जाता है, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन कहा जाता है। कैंसर फैलाने वाले फैक्टर हैं, जो कारक हैं, ठीक है ना, जो कैंसर का कारण बनते हैं, ठीक है ना। यानी आग में घी डालने का काम करते हैं, वो है कार्सिनोजन। कैंसर तो आपके शरीर के सेल के द्वारा हो सकती है, लेकिन उसको स्टार्ट कौन करेंगे, तेल वाला काम करते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। कार्सिनोजन जो होते हैं, तो आपको एजेंट विच कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू एबनॉर्मल सेल, ठीक है, या कैंसरस सेल। एबनॉर्मल का मतलब ही तो कैंसर। एजेंट विच कन्वर्ट नॉर्मल सेल इन कैंसरस सेल, यानी एक ऐसा एजेंट जो क्या करता है, साधारण कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है,
कैर्सिनोजन कहा जाता है। यानी एक साधारण कोशिका थी, नॉर्मल थी, प्यारी सी थी, अपना काम ढंग से कर रही थी बेचारी, ठीक है। तो उसको एक छेड़ने वाला एजेंट आया जो क्या बदल गया, उसे खतरनाक वाले में बदल गया, ठीक है ना। यानी आप किसी भी सामान्य इंसान है उसके थपेड़े पे थपेड़े मारते हो, मान लो उसको पीटते हो रोज, या आप घर में मतलब औरत है उसको पीट देते हो, तो आप किसी बच्चे को पीट रहे हो डेली डेली, तो वो साधारण था और आप कार्सिनोजन बन गए उसके लिए। उसको मार मार के आपने उसे बिगाड़ दिया, उसकी आदतें बदल दी आपने। उसी प्रकार हमारे नॉर्मल सेल की बार बार कोई चीज अलग प्रकार की हो रही है जो हमारे सेल को पसंद नहीं है, वो उसके साथ बार बार छेड़खानी हो रही है ना। और वो छेड़खानी करने वाला कौन है? जिस प्रकार बच्चे के साथ आप कर सकते हो, ठीक है ना, यानी बहू के साथ सासू कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम, सभी सासू एक जैसी नहीं होती, माँ समझना चाहिए, प्यारी प्यारी माँ होती है, ठीक है, और अपना ही समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है, तब जाके बात बनती है। क्योंकि एक तो ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे जो नीचे देख रहे होंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, सब माएँ होती है, ठीक है, बहू भी माँ ही होती है किस्म की, छोटी माँ। एजेंट विच कन्वर्ट नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल, ठीक है, यानी एक ऐसा एजेंट जो क्या करता है नॉर्मल सेल को कैंसर वाले सेल में बदल देता है, उसे कार्सिनोजन कहा जाता है। मतलब कोई भी छेड़खानी करने वाला तत्व है, सीधा सा बात है, सिंपल भाषा में, कोई छेड़खानी कर रहा है ना बार बार कोशिका के साथ, तो वो किस में बदल जाती है? कैंसर सेल में बदल जाती है, उसे कार्सिनोजन कहा जाता है। वो क्या हो सकता है? वो फिजिकल यानी भौतिक रूप से क्या हो सकता है? इरिटेशन हो सकती है। इरिटेशन का मतलब बार बार आप किसी को प्रेरित कर रहे हो गलत काम करने के लिए। इरिटेशन हो सकती है, सीएफसी हो सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है, वाई रेज हो सकती है। यानी आप किसी सेल पे एक्स रे ज्यादा से ज्यादा दे रहे हो ना, तो उस सेल के जीन है वो क्या हो जाएंगे? वो सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे? एक उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगा, और म्यूटेशन आने के बाद वो आपके कंट्रोल के नहीं रहेंगे। समझो ये बात। आप बार बार वाई बीटा दे रहे हो, यूवी रेज यानी जो सूर्य से आती है वो बार बार त्वचा पे दे रहे हो, आपके उससे बचत नहीं हो रही है, तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बार बार आपके सेल के डीएनए आरएनए जो डीएनए जीन को क्या कर रही है? इरिटेट कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकती है? उसमें म्यूटेशन कर सकती है, यानी परिवर्तन कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है। अगर वो बदलाव आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा, वो कैंसर है, क्लियर? ट्यूमर बनेगा। किस प्रकार बनेगा ये बता दूंगा। सीएफसी कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा बोलते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन इनसे मिलकर बना हुआ है। एससी वगैरह चलाते हो ना तो क्लोरोफ्लोरो सीएफसी छोड़ता है वो। एससी फ्रीज वगैरह, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हो, फ्रीज बोलते हो, प्रशीतक बोलते हो, वो क्या करता है? सीएफसी छोड़ता है। तो सीएफसी से क्या हो रहा है? फिर सीएफसी से क्या हो रहा है? बार बार आपके दिमाग में वो गैस घुसे जा रही है, गैस लंग्स कैंसर भी वो कर सकती है, ठीक है। तो सीएफसी क्या है कि फिजिकल एजेंट है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं फिजिकल एजेंट, यानी फिजिकल कार्सिनोजन है, क्लियर बात। उसके बाद इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब बार बार आप ऐसे ऐसे लगे रहो दिल में, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा ये कहेगा बस कर मेरे बाप, अब तेरा काम मैं करता हूँ, तूने बहुत तंग कर लिया मेरे को, यानी किसी को उंगली करते हो आप बार बार, तो एक दिन तो सामने से आएगा ना, ठीक है, दबा हुआ क्या नहीं करेगा फिर, या तो मरेगा या मरेगा, ठीक है। तो वही बात इसके साथ, आप बार बार ऐसे कर रहे हो, तो आपको आज से ऐसे करने की आदत पड़ गई मतलब बार बार। यहाँ आप देखोगे थोड़े दिन के बाद आपको कुछ अलग ही चीजें नजर आने शुरू हो जाएगी, आप करके देखना, ठीक है ना। आप बार बार गुटखा खा रहे हो, बार बार गुटखा खा रहे हो, इरिटेशन हो रहा है। आप बार बार गोलगप्पे खा रहे हो मान लो, और आपकी बार बार त्वचा छिल रही है। आप सिगरेट के सुट्टे मार रहे हो बार बार, बार बार त्वचा जल रही आ रही, त्वचा जल रही आ रही, लास्ट में कहेगा ये क्या है ये, मतलब तू मेरे को इतना इरिटेट क्यों कर रहा है? तो लास्ट में क्या होगा? वो कहेगा चल करते हैं कार्रवाई। लास्ट में कार्रवाई का मतलब क्या है? भी वो कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तेरे को पालना तो है बाल, तू जितना चाहे इसको बाल ले, उसको जितना चाहे इरिटेट कर ले, मैं इतना कुछ कर दूंगा यहाँ पे, इतना ज्यादा सेल डिवीजन कर दूंगा, तू रोक ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो इरिटेशन भी कारण है। इरिटेशन का मतलब बार बार आप क्या कर रहे हो? क्रीम लगा रहे हो, तो त्वचा खराब हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका, ठीक है, तो त्वचा खराब हो रही है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इरिटेशन सबसे बड़ा कारण है,
वो किसी भी तरीके से हो सकता है। सबसे बड़ा कारण ही क्या है, इरिटेशन है। वो इरिटेट तो होगी कोशिका, इरिटेट किससे भी हो सकती है, एक्स वाई वाई रेज यूवी रेज सीएफसी से हो सकती है। इरिटेट होगी तो वो दिक्कत करेगी। बार बार आपको कहीं ना कहीं चोट लग रही है, हो सकता है वहां पे हो जाए। बार बार कहीं पे आपके मतलब क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, आप ठीक नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है वहां पे कैंसर हो जाए। ठीक है। केमिकल यानी रासायनिक एजेंट कौन से हैं, तो वो है निकोटीन हो गया, जैसे बीटल नट हो गया, ठीक है, एरिका नट हो गया, यानी सीधी सी बात है गुटखा, ठीक है, तंबाकू, निकोटीन क्या, तंबाकू, गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया। आपने बार बार कोई चीज को खा रहे हो, गुटखा सारा दिन चबाते रहते हो, सारा दिन चबाते रहते हो, धीरे धीरे क्या होता है, इधर वाली साइड खराब हो जाएगी। इसको इरिटेट कर रहे हो आप, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। ये बार बार त्वचा जल रही है, बार बार दोबारा आ रही है, बार बार जल रही है, आ रही है, आ रही है, जल रही है, आ रही है, जल रही है, ठीक है, यानी आपको दिक्कत करेगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा, सेल डिवीजन सोचेंगे डिवीजन होने दो, हमें नहीं रोकना, उस दिन फिर कैंसर का कारण बन जाता है। उसके बाद बीटल नट यानी निकोटीन क्या हो गया, निकोटीन का मतलब ये है आप तंबाकू को या तो चबा रहे हो और ज्यादातर हुक्का वगैरह पी रहे हो, ठीक है ना, हुक्के के, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, तो इनके आप सुट्टे मारे हो। आपने एक कस लिया जी लगा के, कस लिया आपने, अंदर जाके गांजा पी लिया किसी ने अलग अलग प्रकार से, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। सुट्टा मारा आपने, त्वचा एक बार जल गई, लेकिन उसमें क्षमता थी वो आ गई, जल गई आगे, जल गई आगे, इतना ज्यादा हो जाएगा एक दिन। अगर आपका ठीक ठाक है सिस्टम तो बढ़िया, नहीं तो फिर ओरल कैंसर हो जाएगा आपको। बीटल नट खाने से ओरल कैंसर हो जाता है, थ्रोट कैंसर हो जाता है निकोटीन वगैरह से, यानी गले की कैंसर हो जाती है, नाम आगे बताऊंगा, ठीक है, तो इनसे भी बचना है। क्लियर है बात? बायोलॉजिकल क्या होते हैं, यानी 2-3 वायरस हैं जो भी कैंसर के कारण बन सकते हैं, ठीक है ना, वो भी कैंसर। एचपीवी, एचपीवी क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ये भी कैंसर का कारण देखा गया है, ठीक है। एस्टीन बेर वायरस, ये भी कैंसर का, एचआईवी भी कैंसर का कारण देखा गया, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल यानी जैविक जो कारण है वो क्या है, वायरस भी हो सकते हैं, यानी वायरस से भी कैंसर हो सकता है, लेकिन वो वायरस से सीधा डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, ये नहीं होता वायरस, ये वायरस कैंसर का आ गया कैंसर हो गया, no. वो किसी न किसी ऐसी चीज को प्रभावित करता है हमारे शरीर में जो कैंसर को रोकती है। जैसे एचआईवी वायरस में आपने सुना होगा लिम्फोसाइट खत्म हो जाती है, यानी आपकी इम्यून सिस्टम है ना वो खत्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम भी कैंसर को रोकने का कारण है। तो अगर आपके ऑन्कोजीन एक्टिव हो गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो आगे कैंसर हो सकती है। क्या हो सकती है? कैंसर हो सकती है, ठीक है। जैसे एचआईवी वायरस का, ये तो आपने नहीं सुना होगा, एचआईवी का बता दूं, एचआईवी इस वायरस से क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, क्या है, एमिनो वायरस। ह्यूमन यानी मानव के अंदर, एमिनो का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को जो प्रभावित करता है वो वायरस है। वो वायरस क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, ठीक है। वो वायरस एड्स में लाएगा आगे। एड्स का मतलब क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी कम, अमीनो मतलब प्रतिरक्षा, सिंड्रोम का मतलब एक ऐसा कारक है। एक्वायर्ड मतलब उपार्जित है, एक्वायर्ड क्या, उपार्जित है, यानी बाद में हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्वायर्ड अमीनो, अमीनो का मतलब प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब कारक, यानी आपके अमीनो सिस्टम को कम करने वाला एक ऐसा कारक, फैक्टर, उसे एड्स कहा जाता है, ठीक है। वो एक रोग नहीं, एक सिंड्रोम है। क्या है वो? अपना आप में एक रोग नहीं है, वो सिंड्रोम है जो अनेक रोगों को जागृत करता है। अनेक रोग हो सकते हैं क्योंकि वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। तो वो कौन सा वायरस है? एचआईवी। तो आगे वो कैंसर को भी मात दे सकता है क्योंकि इम्यून सिस्टम है ना, वो इम्यूनोसप्रेसिस है ना, वो करेगा, कौन करेगा? एचआईवी। तो वो क्या हो सकता है, उससे भी कैंसर हो सकता है क्योंकि लिम्फोसाइट न रोक पाए। तो आपको पता चला कैंसर किस कारण से हो सकता है। और तो गुटखा नहीं खाती कैंसर हो जाता है, और तो गोलगप्पे खाती होगी, और बार बार कुछ और चीज खाती होगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा केमिकल्स प्रयोग करती होगी बार बार के चेहरे में, तो भी ओरल कैंसर हो सकता है। ऐसे कोई ना कोई चीज प्रयोग करती होगी जो क्या करता हो, उसे गले को इरिटेट करता है। हो सकता है उसके दांत भी टूटे हुए हो, अगर दांत टूटे हुए तो आपके जीभ को बार बार प्रभावित करते हैं, तो जीभ में कैंसर, टंग कैंसर हो सकता है। अगर आपका दांत बाहर निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, और वो बार बार आपकी स्किन को टच कर रहा है तो इरिटेट होने से यहाँ पे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है।
कई बार पिछले वाले दांत निकालने पड़ते हैं, पीछे वाले जिसे विजडम टीथ बोलते हैं, तो वो भी कैंसर के कारण बन सकते हैं। अगर वो सही से नहीं है, वो बार बार इरिटेट करेंगे तो वहां पे भी ट्यूमर हो सकता है। क्लियर है बात के? ठीक है, तो कैंसर के कारण। अब ये कार्सिनोजन मैं बताता हूँ, इस प्रकार से कैंसर कर सकते हैं। कार्सिनोजन करते क्या है जी, इनका फंडा क्या है? ये चाहे वायु हुई कोई भी किरणें हो, कार्सिनोजन आपको याद रखना है, वो किसी प्रकार का हो सकता है, जो मैंने बताए नॉर्मली से जो आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी पेपर में। ठीक है, मैंने बात बताई है तो आपको यहाँ पर बताई होगी, कैंसर को बढ़ाने वाले जीन है, और ये क्या है, एक कोशिका में जीन है। जीन क्या है वो, एक तो कैंसर को बढ़ाने वाले बनाने वाले हैं और एक रोकने वाले हैं। दो प्रकार के जीन है कैंसर को। ठीक है, इस बात को इससे याद करना है आपको। देखो, यानी एक कोशिका उसमें क्या है जी, जीन है। एक कोशिका उसमें जीन, मैं दो प्रकार के जीन बना देता हूँ यहाँ पे, कोशिका और कोशिका में जीन। एक जीन है जब उसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन। समझना है आपको, आप बस पढ़ते जाओ, ठीक है ना, पेपर का चक्कर नहीं है यहाँ पे। पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो लेक्चर को छोड़ के चले जाओ, मैं कैंसर 2 मिनट में करवा दूंगा पेपर वाला तो। ठीक है, और ये क्या है जी, एंटी। एंटी का मतलब विपरीत काम करने वाले, किसके, ऑन्कोजीन के, ऑन्को। अब प्रोटो ऑन्कोजीन है, वो क्या करेगा, ऑन्को एंटी ऑन्कोजीन है, वो क्या करेगा, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है, कैंसर का कारण है और ये कैंसर को रोकता है। इतना लिख लो बस आप, ये कैंसर को रोकता है, लेकिन कैंसर नहीं होने देगा, ये कैंसर करेगा। लेकिन क्या हुआ, आपके शरीर को ना जख्मी है, ठीक है ना, शांति नहीं आई। आपने स्टार्ट कर दिया ऐसा कुछ लेना जो आपके शरीर के अंदर कोशिका को बार बार इरिटेट करता है, जिसका नाम क्या है, कार्सिनोजन। ठीक है, एजेंट ऑफ ए कैंसर। ठीक है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या करेगा फिर, ये कार्सिनोजन क्या है, कोई भी कार्सिनोजन है, एक्स वाई किरणें हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, कोई भी फिजिकल इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वायरस के कारण भी हो सकता है, बार बार कोई इरिटेट कर रहा है तो उसके कारण क्या है, कार्सिनोजन आया, उसने क्या कर दिया, प्रो ऑन्कोजीन इनएक्टिव जीन था, उसको क्या कर दिया इसने, एक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद ये बन गया कैंसर फैलाने वाला जीन, खतरनाक वाला ऑन्कोजीन। ठीक है ना, ये क्या बन गया, ऑन्कोजीन। और इसको क्या कर दिया इसने, डैमेज कर दिया। जो कैंसर को रोकने वाला था, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो ये क्या कर रहा था, ज्यादा कोशिका विभाजन को रोक रहा था, इसको तो रोक दिया बेचारे को। अच्छे आदमी अक्सर मारे जाते हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन को क्या कर दिया इसने, एक्टिव कर दिया, और क्या बना दिया, ऑन्कोजीन बना दिया। क्या बना दिया, ऑन्कोजीन। और ये कार्सिनोजन के काम थे। ऑन्कोजीन अब क्या करेगा, ये अपना रूप दिखाएगा, खतरनाक वाला। ठीक है, खतरनाक वाला रूप दिखाएगा और कैंसर का कारण बन जाएगा। ठीक है, अब जब ऑन्कोजीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, तो इस कोशिका के अंदर क्या हो गया, विभाजन स्टार्ट हो गया। यानी ऑन्कोजीन क्या करेगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाएगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन, यानी बहुत ज्यादा कोशिका का विभाजन करवाएगा। ऑन्कोजीन बहुत ज्यादा कोशिका का विभाजन करवाएगा, तो अब नॉर्मल सेल डिवीजन ही तो क्या है, कैंसर है। ये अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो, यानी एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, ये टूट रहा है, क्योंकि जी नॉट फेज के अंदर तो इंटर करता ही नहीं है बेचारा। जी नॉट का मतलब क्या है, रेस्टिंग फेज, उसमें तो इंटर करता ही नहीं है। सेल साइकिल, एनाफेज, टेलोफेज, मेलाफेज, प्रोफेज। सेल साइकिल पढ़ा है क्या हमने, जिसमें प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक लास्ट का हिस्सा होता है जिसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, तो उसके अंदर एक जी नॉट फेज आता है जिसे रेस्टिंग फेज बोलते हैं पहले। ठीक है, किससे, प्रोफेज से पहले, तो उसके अंदर एंट्री नहीं करता, ये स्पीड से है, इनकी स्पीड है, सेल डिवीजन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी आगे जा रहे हैं, ये भी इस प्रकार से।
चैन बन गई तो दो दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, होते जा रहे। अब ये क्या करेंगे, जहां पर जगह नहीं थी वहां पर क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे एक सेल था पहले, अब कितनी हो गई, अनेक सेल हो गई। तो ये क्या करेंगे, इस प्रकार से एक गांठ बना देंगे, वहां पे लंप बना देंगे। लंप मासी से इकट्ठा हो जाएगा, या आप कहोगे जी बहुत ज्यादा सेल इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ट्यूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, जिसे गांठ बोलते हो, गांठ बन जाएगी। ठीक है, अब इस गांठ है, ये गांठ नॉर्मली एक बार हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इस गांठ को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये बिनाइन ट्यूमर क्या है, टेम्परेरी ट्यूमर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल ट्यूमर भी हो सकती है, नॉर्मल गांठ भी हो सकती है। यानी कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ये ट्यूमर हो जाए और अपने आप ठीक भी हो जाए, लेकिन ये मतलब हम नहीं कह सकते कैंसर। बिनाइन ट्यूमर जो है वो कैंसर का कारण है, और कैंसर बिनाइन ट्यूमर ही आगे जाके कैंसर बनती है। कोई भी चीज हो उसमें बिनाइन ट्यूमर ही आगे जाके क्या बनेगी, कैंसर बनेगी। बिनाइन ट्यूमर एक शुरुआती एक गांठ है, यानी उसके अंदर क्या हुआ, एक वो गांठ है, कुछ दिन के लिए रहेगी, कुछ दिन के लिए क्या रहेगी, वहां पड़ी रहेगी। ठीक है, वो कर रही है अपना काम, सेल डिवीजन कर रही है, गांठ बड़ी होती जा रही है, सेल डिवीजन कर रही है, गांठ बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो वो बिनाइन ट्यूमर होगी। अब बिनाइन ट्यूमर क्या, काफी दिनों तक आपने इसका इलाज नहीं करवाया और ये बदल जाती है फिर एक दूसरे ट्यूमर में। ठीक है, ये दूसरा खतरनाक वाला ट्यूमर है। अब रेड से बना देता हूं सिग्नल लेने के लिए। ठीक, ये अलग ही प्रकार का ट्यूमर है। इस ट्यूमर का नाम होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, रियल में कैंसर ही है। क्या है, कैंसर। क्या है, कैंसर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या है, कैंसर है। ये कहां पर होता है वो डिपेंड करता है, उसके नाम पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो एक बात आप याद रखो, एक बात और याद रखो, यहाँ पर अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है ना, तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर, यानी एक ट्यूमर की एक स्पेसिफिक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर देखो आप, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है बंधता, कोई चीज को रोकने वाला। ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहता है। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर नॉर्मल सेल के अंदर तो ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई कोशिका विभाजन हो रहा है तो पूछ के हो रहा है एक दूसरे से, मान लो इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, चलें क्या, चलें क्या, ये कहेगा चल चल, हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं उसको। अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी खो जाए तो ये इससे नहीं पूछेगा, ये इससे नहीं पूछेगा, सेल डिवीजन टपा 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 टपा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या करता है, विच प्रिवेंट द एंड कंट्रोल सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल की अपनी प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन से बचाता है किसी भी कोशिका को। ठीक है, तो अब इस सेल के अंदर वो भी नहीं रही, ये क्या है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया, यानी इसने अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी खो दी। अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी को गाली दे दो आप तो वो रोकेगा क्या, तुम गलत कर रहा है, नहीं रोकेगा। वही सेम सिचुएशन होगी बिनाइन ट्यूमर के पास, यानी इस सेल के पास अब ये वाली प्रॉपर्टी सेल डिवीजन कर रहा है। अब कुछ दिनों के बाद ये सेल है ना, ये सेल एक अपना एंजाइम भी बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या एंजाइम बनाना स्टार्ट कर देता है, टेलोमेर। क्या कर देता है, टेलोमेर्ज। टेलोमर्स यानी एंजाइम सीक्रेट बाय कैंसर सेल। नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, इसका कोई भी काम है नहीं होता, एब्सेंट होता है, नहीं बनाता। ठीक है ना, लेकिन किसके द्वारा, कैंसर सेल है जो ना, कैंसर सेल, कैंसरस सेल बोल देते हो आप इसे, कैंसर की कोशिका है ना जो, अब कैंसर, ठीक है ना, वो कोशिकाएं क्या करती है, टेलोमीर, ठीक है, टेलोमर्स का निर्माण करती है। ठीक है,
जो क्या करता है, इंड्यूस्ड सेल डिवीजन करवाना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये स्टार्ट कर देगी टेलोमर्ज। आपने इलाज नहीं करवाया तो टेलोमर्ज स्टार्ट कर देगी। टेलोमर्ज आगे जाके क्या होगा, टेलोमर्ज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा, जो करेगा जनाब खतरनाक काम। ठीक है, एक तो ये क्या करेगा, एक तो ये बहुत ज्यादा सेल डिवीजन बनाने स्टार्ट कर देगा, यानी बहुत ज्यादा कोशिकाएं बनाने, इसकी ग्रोथ कर सकता है ये। और उसके बाद इसके अंदर एक काम होगा जिसका नाम होगा मेटास्टेसिस। क्या काम होगा, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, मेटास्टेसिस का मतलब है सॉरी, मेटास्टेसिस का मतलब है, मेटास्टेसिस का मतलब है सेल क्या हो गए, स्प्रेड कैंसर सेल इन ब्लड एंड अदर ऑर्गन। इसका मतलब है अब कैंसर जो है ना वो हो तो गया, अब कैंसर खतरनाक वाला इस प्रकार से हो गया क्योंकि वो क्या हो गया, इसके अंदर एक मेटास्टेसिस, बिनाइन ट्यूमर के अंदर ये प्रॉपर्टी लागू हो गई और वो खून के द्वारा लिम्फ के द्वारा अलग अलग जगह फैलना शुरू हो गया और पूरे शरीर में फैलेगा, ब्लड के द्वारा, ब्लड तो सारे शरीर में जाता है तो उसके द्वारा फैलेगा, तो इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, रक्त के द्वारा कैंसर सेल का या केमिकल जो है उनके अंदर उनका दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। क्लियर है। टेलोमर्स क्या करता है, टेलोमर्स एक ऐसा एंजाइम है जो नई क्या करता है, नई ब्लड वेसल का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है, नई ब्लड वेसल्स का निर्माण कर देता है, यानी रक्त वाहिकाएं नई बननी शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पर पहले तो एक कोशिका थी उसको रक्त चाहिए, अब यहाँ पे मान लो 100 कोशिका होगी उसको रक्त चाहिए, तो वो पहले वाली ब्लड वेसल पूरा नहीं कर पाती तो एक नई ब्लड वेसल इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती है, यानी वाहिकाएं बनना शुरू हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तो आप देख लो एंजियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, क्या था जेनेसिस, oogenesis, spermatogenesis बताया तो था। जेनेसिस का मतलब एंजियो किससे शब्द है, परिसंचरण, एंजियोलॉजी किसका अध्ययन है, परिसंचरण तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी स्टडी जो की जाती है एंजियोलॉजी। तो एंजियो किससे संबंधित हुआ, कोई गांव से संबंधित हो गया ना थोड़ा बहुत। फॉर्मिंग न्यू ब्लड वेसल, यानी एक एंजियोजेनेसिस क्रिया होगी, उसमें नई ब्लड वेसल का निर्माण होगा जो इस कैंसर सेल को क्या पहुंचाएगी, रक्त पहुंचाएगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेलोमियर का खत्म, टेलोमियर का निर्माण होना, टेलोमर्स का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। 3 बातें, यानी जब कैंसर की एक ट्यूमर बन गई तो कुछ दिन बाद वहां पे क्या हो सकता है, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है बिनाइन ट्यूमर किस में बदलने में, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। किस में बदलने में, मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदलने में। ठीक है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदलती है ना, उसमें टाइम लग जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है आपके शरीर के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी इम्यूनिटी पावर है। ठीक है, तो इसको इसमें बदलने में कितना भी टाइम लग सकता है, अलग अलग स्टेज होते हैं तो वो बताऊंगा। ठीक है, तो यानी ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर है रियल में। ठीक है, और ये कैंसर है, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, इसका इलाज हो सकता है। ठीक है ना, इसका इलाज हो सकता है, सर्जरिकल इलाज है इसका, यानी जहां पर ट्यूमर है उस हिस्से को काट दिया जाता है। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसको काट के क्या कर दिया जाता है, सर्जरिकल कट आउट। ठीक है, एंड थ्रू फ्रॉम बॉडी
इंसुलिन बाहर फेंक दिया जाता है, इसको काट के डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं। दूसरा नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर बहुत ही कम, इतना सेल डिवीजन नहीं होता, कम कोशिका विभाजन होता है, कम कोशिका। ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक भी नहीं है, ये खतरनाक भी नहीं है, यहाँ तक कोई खतरनाक खतरा भी नहीं है, क्योंकि इसका इलाज हो सकता है। उसके बाद इसका इलाज केमिकल यानी केमिकली भी हो सकता है, आपको जी रासायनिक तरीके से भी हो, टेबलेट वगैरह से ठीक हो सकती है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह दी जाती है उससे ठीक हो सकती है बिनाइन ट्यूमर, या इसे सर्जरिकल निकाल दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के सेक वगैरह वगैरह देने पर इसका इलाज कैसे भी किया जा सकता है, वो डॉक्टरों को पता है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका इलाज संभव ही नहीं है, ट्रीटमेंट चांसेस स्प्रेड हो गई ना, इसके अंदर अगर मेटास्टेसिस प्रक्रिया होगी तो इसका इलाज संभव नहीं। सर्जरिकल इलाज तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो सारे शरीर में फिर गए, सारे शरीर के हिस्से तो नहीं काटे जा सकते, यानी इसके जो अंदर केमिकल थे वो सभी जगह जाकर क्या करें, डीएनए वगैरह का म्यूटेशन करेंगे और बार बार कोशिका विभाजन करवाएंगे, बात खत्म। ये सबसे खतरनाक है, और इसका लास्ट काम है डेथ, मृत्यु, ठीक है ना। यानी आपके शरीर में एमिनो सिस्टम वो डैमेज कर देगी, एक तो लिम्फोसाइट को खत्म कर देगी, अनेक प्रकार के कीटोन बॉडी का निर्माण शरीर में होना शुरू हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे। ये सेल ज्यादा हो गए तो आपके ब्लड के अंदर जो चीज थी, न्यूट्रिएंट थे, यानी जो क्या थी, जो आपके शरीर को चाहिए थे, यानी न्यूट्रिएंट आपको क्या चाहिए थे, पोषक चाहिए थे, ये सेल अब ज्यादा हो गए, इनको चाहिए, इनके अंदर ग्रोथ हो गई, यानी अलग अलग प्रकार के देखेंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या खतरनाक है, ठीक है, कैंसर है। इसे आगे कार्सिनोमा, ठीक है, लिम्फोमा, अलग अलग नाम दिया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर को। आपको तीन बात और पता होनी चाहिए। एक आपको, आपने सुना होगा, आपने ये सब सुने नहीं सुने, लेकिन ये सुना होगा स्टेज 1, स्टेज 2 की कैंसर है भाई, और स्टेज 3 की कैंसर है, ठीक है। डॉक्टरी लैंग्वेज में इनको परमानेंट नाम दिया गया TNM, यानी स्टेज 1 को T कहा गया है, उसको N कहा गया और इसको क्या कहा गया, M कहा गया। इस बात को आपने समझा तो इस बात को इससे कहा जाएगा, T से बनता है ट्यूमर, T से क्या बनता है, ट्यूमर। ये सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट करता है, बिनाइन ट्यूमर को डिनोट करता है। अभी स्टेज 1 है तो इसका मतलब आपके अंदर क्या अभी तक है, ट्यूमर है, वो शुरुआती है, ठीक है ना। कैसी ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। स्टेज 2 है तो ये बिनाइन ट्यूमर से थोड़ा सा आगे पहुंच गई है, और कहां पर चली गई है, आपके एंड से बनेगा लिम्फ नोड। ये कहां पहुंच गई, लिम्फ नोड, यानी लिम्फ नोड तक पहुंच गई है आपके, यानी लसिका तक पहुंच गई है आपके स्टेज 2, यहां तक भी इलाज संभव है, बहुत ज्यादा। स्टेज 3, स्टेज 3 का मतलब है क्या है, मेटास्टेसिस, यानी और बॉडी पूरे के पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी है, स्प्रेड इन, यानी ये डिस्टल हो गई है। डिस्टल का मतलब दूर तक चली गई, अनेक अंगों को प्रभावित कर रही है, जी चाहे वहां जा रही है रक्त के द्वारा, ठीक है ना, जी चाहे वहां जा रही है। तो M, TNM, तीसरी स्टेज, लास्ट स्टेज, खतरनाक स्टेज, उसके बाद डेथ, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा तीसरी स्टेज को। दूसरी तक इलाज है, देखा गया है, लेकिन तीसरी के बाद आपको सेक वगैरह दिए जाते हैं, अगर अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है, डॉक्टर कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी तक नहीं पाया गया इलाज, ठीक है ना। तीसरी स्टेज की कैंसर ठीक हो सकती है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमारे बस की बात नहीं है, कुछ ही दिनों का सेवा करो, ठीक है ना। तो स्टेज 3, यानी पहले में तो छोटी सी गांठ हुई, लेकिन उसके अंदर यानी आपकी सुई वगैरह मार के चेक करते हैं वो कहीं ये बिनाइन ट्यूमर तो नहीं है। अगर वो बिनाइन ट्यूमर है तो डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करवा के इसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर के बाद वो चला गया दूसरी स्टेज में, डॉक्टर कहेगा भाई चांसेस हो सकते हैं लेकिन हम गारंटी नहीं लेते, यानी उसका क्या हो गया है, वो लिम्फ नोड तक पहुंच गया, यानी या तो लिम्फ नोड को काट वगैरह के कुछ हो सकता है, अगर उनको कंट्रोल में दिखाई दे रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको सर्जरिकल तरीके से, जिस तरीके से केमिकल वगैरह मेडिसिन देके ठीक कर देते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। लेकिन तीसरी स्टेज में क्या हो गया, एक शब्द आया मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है कोशिकाओं का छोटी छोटी, इतनी छोटी कोशिका हो जाती है ब्लड के अंदर भी घुस जाती है, कैपिलरी के द्वारा भी। इसके अंदर इतने केमिकल हो जाते हैं, टेलोमेयर्स वगैरह, ये केमिकल वगैरह जो होते हैं आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, वो ब्लड के अंदर जाएंगे, दूसरी जगह जाके भी कैंसर फैलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो स्टेज क्या है, तीसरा। अब सारे शरीर में कैंसर करें डॉक्टर, कहाँ कहाँ पे इलाज करें, किस किस चीज का इलाज करें, ठीक है। तो वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। तो स्टेज 3 की कैंसर क्या है, डेथ का कारण हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है किसी को, आपने सुना है कभी भी बिनाइन ट्यूमर किया, पहले स्टेज है तो इसका मतलब ये होता है। दूसरे स्टेज का मतलब वो थोड़ा सा लिम्फ नोड तक पहुंची है, यानी आपका ये क्या है, ये कोशिका है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं इसके द्वारा लिम्फ नोड, यानी पहले कहाँ पर जा रही है, वो लिम्फ नोड पे जा रही है, ब्लड में सीधी नहीं जा रही। और लिम्फ नोड क्या कर देंगे, उसको आगे सप्लाई कर देंगे, वो ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप ज्ञान नहीं बनाओ। दो बातें होती है हमेशा, एक बात याद रखना आप मेरी, एक बात दो बातों पर ऐसा होता है, एक होता है कामयाब और एक होता है काबिल। आप काबिल बनो, कामयाबी झक मारा के पीछे है, ये बात हमेशा कहता हूं। अगर आप कामयाब हो गए तो कामयाबी झक मरा के पीछे आएगी, लेकिन कामयाबी के लिए काबिल होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे भी देखे हैं जो काबिल नहीं है लेकिन कामयाब। लेकिन काबिल लोग हमेशा कामयाब होते हैं, ये श्योरिटी है। आपके अंदर अगर नॉलेज भर के भरा हुआ है ना, कोई नहीं रोक सकता आपको, कहीं पे भी जाके आपको। आपने देखा होगा, एक बात हमेशा कहते हैं लोग, अरे पढ़ा लिखा है, अच्छी स्टडी कर रखी है, जिसने जैसे बीटेक कर रखी है, मान लो इंजीनियरिंग कर रखी है, बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, हमेशा यही बात करते हैं, भाई नॉलेज अच्छा है, बंदे को कहीं भी कमा लेगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे उन्हें लगता है ये काबिल है। तो काबिल बनो, कामयाबी झक मरा के पीछे आएगी। लेकिन कामयाब बंदा काबिल है ये कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा ग्रुप डी में लग गया कोई, किसी भी नौकरी में पैसे दे के लग गया, इसका मतलब वो कामयाब तो है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, काबिल नहीं है, क्लियर बात। तो काबिल बनो, कामयाबी झक मरा के पीछे आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा एक एक चीज को, ठीक है ना। एक एक घंटे का कैंसर का लेक्चर हो सर, तो फिर कहाँ से सीखेंगे। लेकिन कैंसर का इतना अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको और बता सकता हूँ, अभी आपकी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो और बताता हूँ। यानी स्टेज 1, 2, 3 कौन सा होता है आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जहां जहां होगा ना, उससे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे आपके टाइप ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, यानी कैंसर के टाइप लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम, अलग अलग इनके सब टाइप भी होते हैं। आपने एक शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, कार्सिनोमा, क्या सुना होगा, कार्सिनोमा सुना होगा। आपने एक नाम सुना होगा लिम्फोमा, ये भी सुना हो सकता है। एक आपने सुना होगा ल्यूकेमिया, एक आपने सब सुना होगा सरकोमा, ठीक है। एक आपने नाम और भी सुना होगा मेलानोमा, एक आपने नाम सुना होगा एक लिम्फोमा, गैलियोमास, ठीक है। ये कैंसर के प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर। सरकोमा कैंसर कहां पे होती है, सरकोमा कैंसर होती है आपके कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजक तत्व में होने वाली कैंसर क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा सरकोमा। या आप कह सकते हो जो मेसोडर्मल होते हैं ना, ये शब्द बार बार आते हैं, मेसोडर्मल ऑर्गन है, यानी जिनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जहां मेसोडर्म से उत्पत्ति हुई है वो कनेक्टिव, मैंने बताया था
कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मेसोडर्म से निर्माण होता है। तो आप दोनों बात को कनेक्ट कर सकते। उनके उत्पत्ति हुई है ना, उनके अंदर कैंसर हो सकते हैं। जैसे आप कहो जी बोन कैंसर, बोन कैंसर को क्या कहा जाता है, सरकोमा कहा जाता है। अलग अलग नाम से अलग अलग है। बोन मेरो में हो सकती है, उसे सरकोमा कहा जा सकता है। उसके बाद आपके ब्लड वेजल्स में हो सकती है, उसे सरकोमा कहा जाता है। यानी जो कैंसर कनेक्टिव टिश्यू जहां पर मिलते हैं उसमें होती है ना, संयोजी ऊतक मिलते हैं वहां पर होती है, उसको नाम दिया जाता है सरकोमा। ठीक है। कार्सिनोमा कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू जहां पे है, एपिथेलियल उपकला ऊतक जहां पे है ना, कनेक्टिव उपकला ऊतक जहां पे है वहां पर कोई कैंसर है ना, तो उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। आपको मुझे बताओ, स्किन कैंसर, किडनी की कैंसर, ठीक है। उसके बाद लीवर कैंसर, उसके बाद स्किन हो गई आपकी, त्वचा हो गई, लीवर हो गई, उसके बाद ठीक, पैंक्रियाज कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, जहां पर उपकला ऊतक है वहां पर कैंसर होगी तो उसे क्या बोला, कार्सिनोमा। आपने स्किन का बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है ना, जैसे सर्विक्स कैंसर, ये क्या है, कार्सिनोमा। लिम्फोमा, लिम्फ नोड के अंदर हो रही है, लिम्फ नोड में जो कैंसर होती है, यानी लसिका गांठ में कैंसर होती है, उसे क्या बोलते हैं, लिम्फोमा। ल्यूकेमिया जो डब्ल्यूबीसी की कैंसर, आगे दो प्रकार की होती है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। डब्ल्यूबीसी की यानी जो डब्ल्यूबीसी में कैंसर होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। ठीक है, वो क्या है, डब्ल्यूबीसी की कैंसर है। आगे आगे होते हैं ग्रेन्योसाइट में, ग्रेन्योसाइट अलग अलग नाम दिया जाता है उसको, ठीक है, वो चीज हमें नहीं पढ़नी है इतना। आगे सब टाइप होते हैं सबके अलग अलग से, ठीक है। लिम्फ नोड में लेते हैं। मेलेनोमा होता है आपके मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट कोशिका होती है जो कलर देने का काम करती है, आपके शरीर के त्वचा को रंग देने का काम करती है, मेलेनोमा, मेलेनोसाइट। लिम्फ का मतलब है लिम्फ, लिपिड। देखो यहाँ पर नाम सारे सारे जुड़े हुए हैं, देखो ये क्या है, नाम याद करना, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट, लिम्फ नोड, लिम्फोमा, ठीक है ना। कार्सिनोमा थोड़ा याद करना है आपको, सरकोमा याद करना है। या लिपिड से, लिपिड यानी ये कहां पर होती है, आपके एडिपोज टिश्यू में होती है। कहां पे होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है, ठीक है। गलियोमास ये कहां पे होती है, ये आपका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर। और मैंने बताया था जो न्यूरॉन के अंदर तो ट्यूमर होता ही नहीं, तो मैंने आपको ये नहीं बताया क्या अभी तक, नर्वस सिस्टम पढ़ा क्या, यहाँ पे गैलियल सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैलियल सेल पाए जाते हैं जो न्यूरॉन सेल की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें होती है, न्यूरॉन में नहीं होती, न्यूरॉन में नहीं होती कैंसर, गैलियल सेल होते हैं, उसके नाम पे पढ़ा है गैलियोमास, ठीक है ना। तो वो क्या है, ब्रेन ट्यूमर है। तो आप याद रखना, न्यूरॉन में कैंसर नहीं होती, गैलियल में होती है, जो प्रोटेक्शन करते हैं उसका, अलग प्रकार के प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि न्यूरॉन सेल के पास थोड़ा सा हटके अलग सा द्रव होता है, जिसको क्या द्रव बोलते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो ये बात है आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। कार्सिनोमा, अगर कोई भी कार्सिनोमा है तो आपको बताना, स्किन कैंसर हो सकती है, किडनी हो सकती है, लीवर हो सकती है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होने वाली कैंसर। अगर सरकोमा का है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होनी है, मेसोडर्मल ऑर्गन होता है, बोन में कैंसर वगैरह वगैरह, ब्लड कैंसर होती है, सॉरी ब्लड वेसल के अंदर, यानी जो भी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से बना है, टेंडन में हो सकती है, ठीक है ना, लिगामेंट में हो सकती है, बताया तो था, लिगामेंट टेंडन में हो सकती है। उसके बाद किसमें था, अलग अलग बताए थे आपको, कनेक्टिव संयोजी ऊतक तक तो करवाए हैं भाई, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो। उसके बाद ये कैंसर हो गया, लिम्फोमा, लिम्फ नोड में, ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी यानी ब्लड कैंसर कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है मेलनो
क्या है, मेलेनोमा, मेलनासाइट, लिम्फोमा, लिपिड में यानी एडिपोज टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज में हो जाते हैं, स्किन के नीचे वाले में। गैलिमासियस ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं जिसको, यानी दिमाग के अंदर ट्यूमर हो जाते हैं। ठीक है, दिमाग के अंदर ट्यूमर होने से कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरनाक है। ठीक है ना, ये तो बिनाइन ट्यूमर भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर बिनाइन ट्यूमर का भी ऑपरेशन हुआ, आपकी सर्जरी हुई, तो भी हो सकता है आपका कुछ ऐसा हिस्सा गायब हो जाए जो पता ही नहीं हो सकता है, पैर वाली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग का आज तक के साइंटिस्ट 20% ही भाग नहीं जान पाए हैं पूरा, तो 100% क्या जानेंगे, क्या पता कौन सा पुर्जा हिल जाए आपका। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सारा कुछ वो सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको जानने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, देखो। ठीक है, इसको डायग्नोसिस करने के लिए या आपको जी इसका डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर को डिटेक्ट यानी जासूसी करने के लिए कह सकते हैं डिटेक्टर को, यानी कैंसर को जानने के लिए हमें क्या टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो होता है एंडोस्कोपी से पता चल सकता है, एंडोस्कोपी भी क्या है, कैंसर का पता लगा सकती है, बायोप्सी भी लगा सकती है। उसके बाद एक टेस्ट होता है एमआरआई, सीटी स्कैन के द्वारा भी इसका कुछ पता चल सकता है जनाब। इसके बाद इसका पता चलता है हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोतक पैथोलॉजिकल टेस्ट से भी पता लग सकता है, यानी हिस्टो का मतलब उत्तक है, उत्तकों का स्पेशल टेस्ट किया जाता है, उसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा, फर्क का मतलब उसकी ग्रोथ फालतू तो नहीं है, उसमें सेल डिवीजन ज्यादा तो नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज तो पैदा नहीं हो रही, जैसे टेलोमर्स बताया था मैंने, ऐसी कोई केमिकल नहीं बन रहा, उसका सारा कुछ काम सही तो कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बढ़ तो नहीं गा, न्यूक्लियस का आकार भी बढ़ जाता है कैंसर सेल में, तो न्यूक्लियस का आकार बढ़ तो नहीं गया। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बढ़ तो नहीं गया। इस प्रकार की चीजें चेक की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, यानी उस उत्तक को चेक किया जाता है, उस उत्तक के अंदर जो एक तो पहले थी और एक प्रॉपर्टी अब है, दोनों में बदलाव आ गया, और बदलाव आने पर अगर सिम्टम क्या है बदलाव वाले, कैंसर वाले हैं, तो डॉक्टर कह देगा आपको कैंसर है। ठीक है, सिटी स्कैन में भी ऐसा ही होता है, कुछ देखा जाता है, ट्यूमर वगैरह का पता लगाया जा सकता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, याद रखना इस बात को। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, बायोप्सी में निकाल के चेक किया जाता है। तो ये टेस्ट है, कुछ और भी है कुछ टेस्ट जो आपके क्या करते हैं, कैंसर का पता लगाया जा सकता है जिनसे, ठीक है, डॉक्टर करते हैं अपने आप जो भी करते हैं। उसके बाद इनकी सर इलाज भी हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, जहां तक संभव, तो इसका ट्रीटमेंट है एक तो कीमोथेरेपी, एक इसका इलाज है जी रेडियोथेरेपी, सारा देती है जो कुछ ना कुछ। उसके बाद एक है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद एक है सर्जरी भी इसका इलाज हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर का बताया तो था, सर्जरी भी इसका इलाज हो सकता है। एक कॉमन थेरेपी भी होती है, एक कंबाइन थेरेपी भी होती है, जिसके अंदर दो तीन चीजों का एक साथ यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी में जैसे आपने कोबाल्ट 60 का यूज करके उसको क्या दिया, कुछ ना कुछ बाहर से किरणें वगैरह दी है, तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो यूज किए जाते हैं इसमें, तो कोबाल्ट 60 का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कोबाल्ट आपसे क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का यूज किसके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, उनसे क्या की जाती है, फिर उसका रेडियो एक्टिव, उसको क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद वहाँ पर रेडियो एक्टिव जो वेव्स होते हैं वो निर्माण होता है, उसके द्वारा उसका क्या किया जाता है, सेक वगैरह बोलते हो आप जिसे, ठीक है ना, सेक वगैरह। इम्यूनोथेरेपी क्या है, इम्यून सिस्टम है उसको क्या किया जाता है, बूस्ट करने के लिए कुछ थेरेपियां की जाती है, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के ताकि क्या उसके सेल डिवीजन रुक सके, तो कुछ सारा मिल सके, तो इम्यूनोथेरेपी है। सर्जरी यानी क्या है, उस चीज को जहां पर है उसको काट के बाहर निकाला जा सके, अगर संभावित है तो वो सर्जरी से इलाज हो जाता है।
ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या है, तो कीमोथेरेपी में एक बात बताऊंगा आपको, विनका रोजिया, विनका रोजिया नाम का एक पौधा होता है जिसे सदाबहार पौधा भी कहा जाता है, सदाबहार पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे सदाबहार पौधा भी कहा जाता है। उससे मतलब नॉर्मल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन, एक तो ये नाम है, एक है क्रेस्टाइन, क्रेस्टाइन, थोड़ा सा देख लेना, ये दो ही नाम है। ये केमिकल है, ठीक है ना। कीमोथेरेपी, कीमो का मतलब केमिकल, कीमो केमिकल द्वारा थेरेपी की जा रही है। यानी जब भी कैंसर किसी को हो जाती है तो ट्राई किया जाता है भी, दो आपने देखा होगा कीमोथेरेपी करवाने पे बाल उड़ जाते हैं और साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मोटापा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। विनका रोजिया, क्योंकि लास्ट थर्ड स्टेज में बचने के चांसेस नहीं है तो कीमोथेरेपी दी जाती है। यानी विनका रोजिया नाम का एक पौधा है, सदाबहार से केमिकल मिलता है, एक केमिकल, यानी और भी मिलते हैं, ये नहीं एक ही मिलता है, विनब्लास्टिन। ये केमिकल क्या करते हैं, शरीर के अंदर डाले जाते हैं। शरीर के अंदर डालने के बाद इनका असर क्या होता है, ये कुछ ना कुछ हद तक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उस कैंसर का जो कारक है ना, कार्सिनोजन है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजिन है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है कुछ हद तक, ठीक है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का भी काम करता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो सकता है, डेथ भी हो जाए, हो सकता है उसके बाल उड़ जाए, हो सकता है मतलब शरीर में ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जो कैंसर से तो अलग बात है, लेकिन दूसरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जिनका प्रयोग लास्ट किया जाता है जब बचने के चांसेस नहीं होते। तो कीमोथेरेपी है, ठीक है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद दोनों को इकट्ठा यूज कर लिया जाता है, जिसे कॉमन थेरेपी या कंबाइंड थेरेपी बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ये भी दी जाती है, इसकी भी मतलब ये लास्ट स्टेज पर जाने के बाद इसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, हो सकता है इलाज हो जाए, नहीं तो फिर ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरा कैंसर का, कैंसर किस प्रकार से होता है, क्या होता है, तो एक बार फिर सुन लो। कोशिका में अनियंत्रित विभाजन है वही तो कैंसर है, और कैंसर के क्या क्या कारण थे। अगर कोई चीज पसंद आई है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया था, कीमोथेरेपी किसका इलाज है, रेडियोथेरेपी कोबाल्ट 60 किसमें यूज होता है, उसके बाद बायोस, इसके मतलब कैंसर को चेक करने के लिए कौन से, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ऑन्कोजिन क्या है, एंटी ऑन्कोजिन क्या है, ऑन्कोलॉजी क्या है, कैंसर का कारण है, नियंत्रित कोशिका विभाजन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर वगैरह, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये थोड़े से हाई लेवल के, जैसे नीट वगैरह के लिए तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट इतना भी तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैंने एक लेक्चर बना दिया, मेरा मूड था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, गालियाँ मत देना भाई, ठीक है। सभी को लव यू, जय हिंद।